सब मैंने ऐसे लिखा हुआ है, सेम पीडीएफ में आपको दे दूँ, ये मेरा हैंड राइटिंग नहीं है। तो देखो यहाँ पे मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, है ना? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, याद है ना लास्ट क्लास में? यस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, है ना? वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना? ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है किसी भी प्लांट को अपनी बेसिक रिएक्शंस को चलाने के लिए। बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आती हैं रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन हो गया। इस तरह की जितनी बेसिक चीजें हैं जो किसी भी प्लांट की लाइफ को चलाने के लिए जरूरत होती है, जिनकी जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाने के लिए जितने एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जितने केमिकल कंपाउंड चाहिए होते हैं, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन प्लांट कुछ अपने एक्स्ट्रा फीचर्स अपने अंदर डेवलप करने के लिए उनको डेवलप करता है या उनको प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो उन प्लांट में उनको टच करने से इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्लांट के ऊपर हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको डिस्टेम में पाए तो उनको ट्राइकोम्स कहते हैं, और ट्राइकोम से मेथनोइक एसिड पाया जाता है। तो मेथनोइक एसिड किसी प्लांट में पाया जाना, रबर के प्लांट में लैटेक्स करना, ठीक है, वो सेकेंडरी, तो लैटेक्स जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना? वो किसी भी प्लांट में मेथनोइक एसिड का बनना, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो प्लांट अपनी डिफेंस के लिए या बाकी किसी एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक के लिए डेवलप करते हैं, उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो गम्स हो गई, रेजिन हो गया, लैटेक्स हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, ये जितने प्लांट प्रोड्यूस करते हैं इनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर ना भी पाए जाएं तो भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये थे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब देखो यहाँ पर कुछ मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल दे रखे हैं पिगमेंट में, जैसे कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है ना? तो ये एक्सक्लूसिवली नीट के लिए, ये कोई आपके स्कूल के नहीं। पिगमेंट में कैरोटीनॉइड और ये एंथोसाइनिन, ये कलर देने का काम करते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। एल्कोलाइड में मॉर्फिन, कोडीन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। इस तरह के टर्पेंटाइन ऑयल्स, है ना, इसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर, गम, सेलुलोज हो गया, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यूज इनको लिखा है, अट्रैक्ट एनिमल फॉर पॉलिनेशन, जैसे किसी किसी फ्लावर में फ्रेग्रेंस होती है तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या करते हैं, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। डिफेंस अगेन हर्बीवोर्स एंड पैथोजन, जैसे मैंने आपको बताया मेथनोइक एसिड, तो they are used in making drugs, insecticide, flavors, pigments, rubber, spices and all that. तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का यूज। अब यहाँ पर आ जाते हैं एंजाइम वाले कहानी पे। तो मैं एक एक चीज करके एक्सप्लेन करता जाता हूँ, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आए वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो होप कि सबको लेजिबल होगा, मैंने कोशिश की कि आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ जी सर एक सेकंड के लिए आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। लीजिए। सर यूजेस वाला पार्ट, यूजेस, ये लीजिए। थैंक यू सर। देखो एंजाइम क्या होते हैं, तो देखो आप देख पा रहे होंगे, एंजाइम्स आर कॉमनली प्रोटीनिशियस सब्सटेंस। तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं 12th में, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस भी आपके 12th के सिलेबस में। तो हम ये कहते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। बिल्कुल बात सही है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब देखिए यहां पर, तो एंजाइम्स आर कॉमनली प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन विदाउट देमसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। तो एंजाइम रिएक्शन में ये कैटलिस्ट होते हैं, और हमें पता है कि कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो होते हैं लेकिन वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करते हैं, और इनमें खुद में जब ये रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे होते हैं तो इनके खुद के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट।
तो ये बायोलॉजिकल रिएक्शन में यूज होते हैं, इसीलिए एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। द टर्म एंजाइम, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है नीट में। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय कुहने। तो कुहने ने जो एंजाइम टर्म है ये कुहने ने दिया था, फॉर कैटालिटिकली एक्टिव सब्सटेंस प्रीवियसली कॉल्ड फर्मेंट्स। तो पहले इनको फर्मेंट कहा जाता था, तो एंजाइम के लिए हम एक टर्म यूज करते थे फर्मेंट। बाद में एंजाइम के लिए कुहने ने एंजाइम जो नेमिंग क्लेचर जो किया वो एंजाइम वो कुहने ने किया, तो फर्मेंट को ही कुहने ने एंजाइम टर्म दिया। एंजाइम वर एक्चुअली फाउंड एंजाइम वर एक्चुअली फाउंड आउट बाय बुशर्स, है ना। तो जो बुशर थे 1897 में, इन्होंने एक्सीडेंटली इसकी डिस्कवरी की थी। तो कुहने ने सिर्फ टर्म एंजाइम कॉइन किया था, नाम दिया था, लेकिन डिस्कवरी करने का क्रेडिट किसको जाता है? बुशर को जाता है। विद द एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ दैट fermentation of sugar is not only causes by living yeast cell but also their extract। तो इन्होंने क्या किया, लिविंग ईस्ट सेल में एंजाइम को डिस्कवर किया था। बुशर in 1903 also isolated the first enzyme। He was awarded with the Nobel Prize for the same year 1903, है ना। तो 1903 में बुशर को एंजाइम डिस्कवर करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया गया? अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो जो लोग नोबेलरिएट होते हैं, जिस डिस्कवरी के लिए नोबेलरिएट जिस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिले, तो उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। सेवरल एंजाइम ऑफ द मेडिकल एंड द केमिकल इंपॉर्टेंस आर नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। तो रेनेट टेबलेट की हम लोग बात करते हैं। रेनेट टेबलेट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कोई बता सकता है रेनेट टेबलेट क्या होते हैं? एनी वन ऑफ यू? वेजिटेरियन लोग सुनेंगे तो चीज खाना बंद कर देंगे। आई डिड द सेम, मुझे पहले नहीं पता था। द डे आई केम टू नो दैट रेनेट इज यूज्ड इन चीज फॉर्मेशन, आई स्टॉप्ड ईटिंग इट। तो क्या होता है, जो कार्ब्स होते हैं, है ना, बछड़े जो होते हैं, तो कार्ब्स के स्टमक के अंदर रेनिन सीक्रेट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, तो एक क्वेश्चन है जो नीट का ही क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो चिल्ड्रन में तो सीक्रेट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एडल्ट होते हैं उसका सीक्रेशन बंद हो जाता है। तो एग्जांपल होता है रेनिन। तो रेनिन एक ऐसा एंजाइम होता है, रेनिन। तो रेनिन वो एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मिल्क प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होती है? क्या नाम है मिल्क प्रोटीन का? राइट, केसीन मिल्क प्रोटीन होती है। तो मिल्क को व्हाइट कलर देने का जो काम करती है वो केसीन करती है। केसीन इज मिल्क प्रोटीन। तो केसीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब होता क्या है कि जो रेनिन होता है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, जो कार्ब्स होते हैं उनके स्टमक से निकालते हैं और उससे टेबलेट बनाते हैं रेनेट। इन्हीं टेबलेट का यूज किया जाता है क्या क्या करने में? बहुत सारी जगह चीज बनाने में। तो चीज जो मिल्क से बनाई जाती है वहां रेनेट टेबलेट यूज किया जाती है, और रेनेट टेबलेट बनाने का काम किया था रेनिन से, और रेनिन निकाला जाता है कार्ब्स के स्टमक से। तो ये करता क्या है, रेनेट टेबलेट फॉर कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केजीन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ चीज एंड अदर मिल्क प्रोटीन। तो बहुत सारी अदर मिल्क प्रोटीन बनाने के लिए रेनेट टेबलेट का यूज करते हैं। वो जो रेनेट टेबलेट बनाई जाती है, तो रेनेट टेबलेट इसी एंजाइम से बनाई जाती है और वो कार्ब से निकालते हैं। एंजाइम फंक्शन आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम होते हैं जो लिविंग सेल, लिविंग एनवायरनमेंट के बाहर भी काम कर लेते हैं, उनको हम एक्सो एंजाइम बोलते हैं, लाइक लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है? हाँ जी सर, पनीर में भी रेनेट टैबलेट्स मिलाते हैं? नहीं बेटा, पनीर में रेनेट टेबलेट हम लोग नहीं यूज करते। पनीर में तो हम लोग नॉर्मली किसी भी तरह का, जैसे लाइम वगैरह यूज किया जाता है, ऐसी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे सिट्रिक एसिड यूज करते हैं हम लोग। ओके सर। इवन लैक्टिक एसिड भी नहीं यूज करते, वहाँ सिट्रिक एसिड यूज किया जाता है। तो मतलब नींबू वगैरह लोग यूज करते हैं, लेमन यूज करते हैं। रेनेट टेबलेट एक्सक्लूसिवली चीज बनाने में यूज होती है। एंजाइम फंक्शन आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम। तो ऐसे एंजाइम जो लिविंग सेल के बाहर भी काम करते हैं उनको हम एक्सो एंजाइम बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे लाइसोजाइम। कैन एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट आर द लाइसोजाइम्स? क्या फंक्शन होता है? अभी तो गड़बड़ काम है भाई, मैं बता चुका हूँ आपको। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, ये हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
तो लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम हमारे स्वेट में पाया जाता है, हमारे टीयर्स में पाया जाता है, हमारे सलाइवा में पाया जाता है। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये उनको मार देता है। तो हमारी बॉडी के बाहर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको मारने का काम लाइसोजाइम करता है। तो लाइसोजाइम एक प्रोटेक्टिव एंजाइम है। तो लाइसोजाइम हमारी बॉडी के बाहर काम करता है, इसलिए अपन इसको एक्सोजाइम कह सकते हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, तो लाइसोजाइम डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ये भी एक्सोजाइम से। एंजाइम विच आर फंक्शनल इनसाइड लिविंग बॉडी सेल आर नोन एज एंडोएंजाइम। एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस। तो हम लोग पढ़ेंगे क्रेब साइकिल क्या होती है। ये क्रेब साइकिल जो है ये हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में पढ़ेंगे और कुछ उसमें पढ़ेंगे। सॉरी, ये क्रेब साइकिल हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले पार्ट में। तो प्लांट रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन दोनों में एक ही जैसा होता है, वहां पे क्रेब साइकिल बोलते हैं। तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ, ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी जनरेट करने वाली साइकिल को हम क्रेब साइकिल कहते हैं, है ना। और ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल का ही पार्ट, मतलब उसके पहले की चीज है। तो कुल मिलाकर के ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक करने के लिए जो साइकिल चलती है, तो पहले ग्लाइकोलिसिस चलती है, फिर क्रेब साइकिल चलती है, और दोनों ही साइकिल रेस्पिरेशन में चलती है। मैं इसके अलावा भी एंडो एंजाइम का एक बढ़िया सा कई सारे एंजाइम, जैसे पैंक्रियाज में हमारे कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो एंडो एंजाइम ही होते हैं। तो एंडो एंजाइम बॉडी के अंदर ही काम करेंगे, बॉडी के बाहर वो कभी भी काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम, ठीक है, दो तरह के एंजाइम होते हैं फंक्शनलिटी के बेसिस पे। The part of enzyme which takes part in chemical reaction and सर लाइसोजाइम आईज में भी होते हैं? टीयर ग्लैंड में पाए जाते हैं, टीयर ग्लैंड्स में, टीयर्स में पाए जाते हैं। तो एक सेल के अंदर ही हुए फिर, मतलब नहीं, बॉडी में? हाँ ना, हाँ। लाइसोजाइम क्या फंक्शन करते हैं कि हमारी ये जो ग्लैंड्स है ये यहाँ पे पाई जाती हैं। टीयर ग्लैंड्स कहाँ पे? यहाँ पे है। इनको हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है। लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर सीक्रेट होते हैं। अब क्या होता है, आप रास्ते से स्कूटी चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, अचानक से आपके आंख में कोई बैक्टीरिया चला गया। जैसे बैक्टीरिया चला, टीयर्स निकलने शुरू हो जाएंगे, लाइसोजाइम में निकलना शुरू हो जाएगा। लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया को बाहर आके मारेगा, ना कि अंदर। तो ये एक्सोजाइम हुआ ना। स्वेट हमारी बॉडी में बाहर निकलता है, तो लाइसोजाइम तो हमारी स्वेट के साथ निकलता है, तो वो हमारी स्किन के सरफेस पे ग्रो करने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देगा लाइसोजाइम। तो ये बॉडी के बाहर फंक्शन करता है। ठीक है। बट सर नोट्स में तो लिखा है कि वो अंदर ही, मतलब अंदर बाहर होते हैं। ये लिखा तो हुआ है नोट्स में। एंजाइम फंक्शन आउटसाइड ऑफ द कॉल्ड एक्सोएंजाइम, लाइक लाइसोजाइम। देखो ना, तो एक्सोएंजाइम है ना, तो बॉडी के बाहर काम करेगा। ओके सर। The part of enzyme which takes part in chemical reaction and catalyzing it are called active sites, है ना। तो एंजाइम का भी वो पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। मतलब एंजाइम का पूरा मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो एक्चुअल में एंजाइम का वो पार्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। अभी मैं डायग्राम्स भी मैंने बना रखा है और आपको दिखाई देगा एक्टिव साइट कैसे काम करता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंजाइम डिटर्जेंट में यूज होता है, प्रोटीएजेस एंजाइम यूज होता है ना, ब्राइटर वॉशिंग के लिए। एमाइलेजेस फॉर डिश वॉशिंग, एमाइलेज यूज होता है डिश वॉश करने के लिए। बेबी फूड में ट्रिप्सिन यूज होता है, ट्रिप्सिन ऐड किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। एक्सक्लूसिवली दिस क्वेश्चन आर फॉर नीट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। ये बहुत मैंने अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश की है, तो सभी इंपॉर्टेंट चीज इसमें इनकॉर्पोरेट किया। आपको एक भी पॉइंट बाहर से लिखना नहीं पड़ेगा नोट्स का, क्योंकि एंजाइम वाला पार्ट, इसमें जिस पार्ट से कोई, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ये जो पार्ट है जिसको कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट। तो बायोमोलिक्यूल बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बायोमोलिक्यूल का मैं रिलेवेंस बताता हूँ। आपके स्कूल के टीचरों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, बड़ा फेवरेट पार्ट होता है। तो स्कूल वाले टीचर इससे खूब सारे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, लाइसोजाइम, ये एंजाइम वाला पार्ट, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं किसमें? नीट के एग्जाम में। अदरवाइज नीट के एग्जामिनेशन में कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इससे पूछा ही जाए। सम टाइम दे आस्क अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन एंड सम टाइम इवन दे डू नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल पार्ट। तो ये जरूरी नहीं है कि बायोमोलिक्यूल वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछे ही जाए।
तो बायोमोलिक्यूल का रिलेवेंस आपके स्कूल के लिए ज्यादा है, स्कूल के एग्जाम के लिए स्कूल वाले टीचर लोग काफी इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछें कि नीट के लिए इसकी क्या यूटिलिटी है, तो नीट के लिए ये उतना यूजेबल नहीं है और उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इसलिए ये ध्यान करके पढ़ेंगे, जब भी इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो फैक्चुअल चीजें मैंने फैक्ट्स के फॉर्म में लिख रखी हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के लिए, और बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपके स्कूल के लिए एग्जाम का। तो और अगर क्वेश्चन आया भी बायोमोलिक्यूल से तो आप ये मान के चलिए कि उसमें क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस इसी एंजाइम वाले पार्ट से, तो इस पर नीट के लिए आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट होता है वो तो हम लोग डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स वाले पार्ट में। ओके, स्ट्रेप्टोकाइनेज, द एंजाइम इज यूज्ड इन क्लीनिंग ब्लड क्लॉट्स, है ना, इनसाइड द ब्लड वेसल। तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर कई बारी चोट लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो वहां पर जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम उसका यूज करते हैं। डाइजेस्टिव एसिड्स, digestive acids and other enzyme are used and regularly by patient which are deficient in digestive juices। तो digestive acids मतलब जो tablets वगैरह आती हैं। lactase and lipase employed to provide proper consistency and flavor to the cheese, ये चीज में यूज करते हैं चीज वीज बनाने में। ऐसे पेक्टिनेज एंजाइम, तो जो जूस वगैरह बनाते हैं उसमें पेक्टिनेज एंजाइम का यूज करते हैं। प्रोटीएजेस, दीज एंजाइम ब्लॉट फॉर द चिलिंग एंड प्रूफिंग ऑफ द ब्यूरेजेस एंड सिल्क बनाने में इसका यूज होता है। हाइड्स को, मतलब जो हाइड्स वगैरह होती है, लेदर वगैरह, उसको क्लीन करने में यूज होता है, तो प्रोटीएजेस का हम लोग यूज करते हैं। तो प्रोटीएजेस मतलब ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। केमिकल नेचर आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंजाइम का केमिकल नेचर। तो एंजाइम दो तरह के, तो सबसे पहले आते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, तो सब किससे बने? ग्लोबुलर प्रोटीन, विद एक्सेप्शन ऑफ रिसेंटली डिस्कवर्ड आरएनए एंजाइम। तो आरएनए का को डाइजेस्ट करने वाला जो आरएनएज होता है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी एंजाइम होते हैं सब किससे बने होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं। It is an enzyme which wholly made up of protein are called simple enzyme, है ना। तो ऐसे एंजाइम जो कंप्लीटली किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, उनको हम सिंपल एंजाइम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, है ना, और यूरिएज हो गया। तो इस तरह के ऐसे एंजाइम ये सब किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम, विच आर मेड अप ऑफ टू पार्ट, प्रोटीन पार्ट कॉल्ड एपोजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड कोफैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझना मेरी बात। तो जो कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं इनको हम लोग होलोजाइम कहते हैं। होलोजाइम दो पार्ट से बने होते हैं, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। अब जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एपोजाइम और दूसरा, सॉरी, कोफैक्टर। तो होलोजाइम दो तरह से मिला, एपोजाइम और कोफैक्टर। अभी हमने पढ़ा कि एपोजाइम प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट। अब कोफैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या हो सकते हैं? आयरन, कॉपर, जिंक। मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हीमोग्लोबिन, है ना, तो हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना है, एक तो प्रोटीन पार्ट और दूसरा कोफैक्टर, वो क्या है? आयरन, हीम ग्रुप, है ना। ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं जो दो ग्रुप के मिलकर बने होते हैं, दो चीजों से मिलकर बने। तो दूसरा क्या हो सकता है? कोफैक्टर, या तो कोफैक्टर इनऑर्गेनिक हो सकता है या ऑर्गेनिक हो सकता है। इनऑर्गेनिक में आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, कुछ भी हो सकता है। अब ऑर्गेनिक में क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक कोफैक्टर फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। अब अगर किसी भी एंजाइम में कोफैक्टर ऑर्गेनिक है, ये दो तरह का हो सकता है, दीज आर ऑफ टू टाइप, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जो भी ऑर्गेनिक फैक्टर होगा, है ना, मतलब कि जो भी कोफैक्टर होगा वो या तो कोएंजाइम होगा या प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर इजीली सेपरेबल, आसानी से इनको एंजाइम से अलग किया जा सकता है। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक एंजाइम, ये प्रोटीन से नहीं बने होते, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है NAD+ और NADP+, ठीक है।
अब देखो ये NAD NADP प्लस कैसे बनता है, क्या होता है, हम लोग जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाला पार्ट, जब मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां को आपको डिटेल में पता चलेगा कि NAD क्या होता है, NADP क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो ये भी क्या है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, फर्मली अटैच्ड, बहुत तेज से जुड़ा होता है, जैसे हीम हो गया, मतलब अभी बताया हीम ग्रुप हो गया और बायोटिन ग्रुप हो गया। तो एंजाइम के इतने सारे पार्ट होते हैं, बताओ क्लियर है, और डाउट हो तो पूछो। यस सर। देखिए अब नीचे आइए, ये मैंने इसी चीज को जो बात आपको बताई है उसको मैंने और डिटेल में ये डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है। ये पूरा का पूरा एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है जिसको अपन होलोजाइम बोल सकते हैं। होलोजाइम में ये प्रोटीन वाला पार्ट है जिसको मैंने एपोजाइम कहा, ऊपर वाला ये कोएंजाइम है, और कोएंजाइम यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और यहाँ पे देखो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है ना। ये वाली जो साइट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा जिसको ब्रेक करना है, इस वाले पार्ट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था कि पूरे एंजाइम में वो पार्ट जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है उसको अपन एक्टिव साइट कहते हैं। तो एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट ब्रेक होता है और वो जुड़ जाके ब्रेक हो जाता है। अभी आ गया और इसका फंक्शनलिटीज का हम लोग देखते हैं। एक चीज और बता दो, कोएंजाइम और क्या क्या चीज हो सकती है, विटामिन बी हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, ऐसी चीजें भी कोएंजाइम हो सकती है, थाइमिडीन, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन भी कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। अब आते हैं एक्टिव साइट या एक्टिव स्पॉट। एक्टिव साइट क्या है, the whole enzyme molecule is not active in catalyzing chemical reaction. The only small protein of it is active. It is called active site. Enzyme may have several active sites. ये जरूरी नहीं कि किसी एंजाइम में एक ही एक्टिव साइट हो, एक ही एंजाइम के मॉलिक्यूल में कई सारे एक्टिव साइट हो जाए। All the enzymes names should end with the suffix ase. तो किसी भी, अगर जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा प्रोटीएज, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है ना, कार्बोहाइड्रेज, आरएनएज, डीएनएज। तो मॉडर्न एंजाइम का नोमेनक्लेचर ऐसे होता है, तो पहले लिखते हैं जिस पे वो काम कर रहा है और आखिरी में एज जोड़ देते हैं। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, कुछ पुराने एंजाइम है जिनका पहले से नाम है, उनके आखिरी में एज नहीं जुड़ा हुआ है ना, उनका सफिक्स एज नहीं, जैसे टाइलिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। टाइलिन हमारे सलाइवा में पाया जाता है और ये क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम कितने टाइप के हो सकते हैं? According to older system, enzyme are classified in two broad categories: hydrolyzing and desmolizing. Hydrolyzing एंजाइम क्या होते हैं? Catalyzing hydrolysis of larger molecule into smaller molecule, जैसे एमाइलेज। तो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करने का काम करते हैं, उनको हम हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम बोलते हैं। दूसरा तो डेस्मोलाइजिंग, कैटलाइजिंग द रिएक्शन अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अलावा अगर कोई कुछ दूसरा काम करे तो उनको हम डेस्मोलाइजिंग एंजाइम कहते हैं। तो ये हमारा पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब आते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन 1961। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने कहा कि एंजाइम को हम अलग से क्लासिफाई करेंगे, उनका नोमेनक्लेचर अलग तरह से करेंगे। तो पहले एंजाइम वो होते हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं, तो पहले कैटेगरी के जो एंजाइम हुए उनको हमने कहा ऑक्सीडेजेस, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। दे टेक्स पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, इसने इसको रिड्यूस कर दिया एस को और एस डैश को ऑक्सीडाइज कर दिया, है ना। तो एंजाइम को हमने बोला ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, है ना। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे ये ऑक्सीडाइज हो गया और एस डैश रिड्यूस्ड हो गया। There may be three type: oxidases, dehydrogenases and reductases. अब जो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस उनको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। ऑक्सीडेजेस जो ऑक्सीडाइज करने का काम करें, डिहाइड्रोजनेजेस है ना जो हाइड्रोजन को रिलीज करने का काम करें, ठीक है, और रिडक्टेजेस जो हाइड्रोजन को ऐड करने का काम करें, ठीक है। तो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए।
ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ऐसे एंजाइम होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, क्लास 10th में थी। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस उन एंजाइम्स को बोलते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन को कैरी ऑन करते हैं। तो हमने ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्या करते हैं, जब दो सबस्ट्रेट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, एक को रिड्यूस कर देते हैं, दोनों का एक साथ काम करते हैं। एक को ऑक्सीडाइज करते हैं, एक को रिड्यूस करते हैं। ऐसे एंजाइम को ऑक्सीडो रिडक्टेजेस बोलते हैं। अब ये ऑक्सीडो रिडक्टेजेस तीन तरह के होते हैं, ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजनेजेस एंड रिडक्टेजेस। पहले वो होते हैं जो सिर्फ ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करते हैं। तो देखो यहां पर क्या किया इसने, ऑक्सीजन को ऐड करने का काम किया, तो उनको हम ऑक्सीडेजेस बोलते हैं। दूसरे डिहाइड्रोजनेजेस, जो हाइड्रोजन को सेपरेट कर देते हैं, है ना, रिलीज कर देते हैं, उनको हम डिहाइड्रोजनेजेस बोलते हैं। और तीसरे वो जो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, उनको रिडक्टेजेस बोलते हैं। ट्रांसफरेजेस, जो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करे। तो समझ में आ जाता है, they transfer the group of molecule from one to another। देखो यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था, ट्रांसफरेज एंजाइम ने क्या किया कि ये फंक्शनल ग्रुप यहां से हटा दिया और एस डैश एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप उसको ऐड कर दिया। तो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम किया, यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, इनको हमने ट्रांसफरेजेस कहा। हाइड्रोलेजेस, they break up large molecule into smaller one with the help of hydrogen and hydroxyl group of the water molecule। The phenomena of called hydrolysis। C6 ये माल्टोज है, C12H22O11 वाटर इसमें ऐड कर दिया, है ना। तो क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके इसने क्या किया कि माल्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे एंजाइम जो वाटर के मॉलिक्यूल को यूज करके और बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। लाइएजेस हमें पता है ब्रेक करने का काम करते हैं, एंजाइम दैट कॉज। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं सर? एक बार और बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। कौन सा? तो हाइड्रोलाइसिस देखो ना, हाइड्रोलाइसिस क्या करते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, ये डाइसैकेराइड और ये क्या है, मोनोसैकेराइड। तो इसने वाटर के मॉलिक्यूल को यूज किया, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल को यूज करके वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दिया और एक लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक कर। तो ऐसे एंजाइम को हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो वाटर का यूज करते हैं, वाटर के हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन को यूज करके लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं। क्लियर है? यस सर। लाइएजेस जो ब्रेक करने का काम करें, तो देखो यहां पर इसने क्या किया, यहां पे इसने कार्बन कार्बन को अलग कर दिया और दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग कर दिए, तो इसने इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया। ऐसे एंजाइम को हम लाइएजेस बोलते हैं। दे कॉज क्लीवेज और रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस, मतलब बिना वाटर के यूज किए हुए, तो इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, लाइएजेस बोलते हैं। नीचे एग्जांपल भी एक दे रखा है। आइसोमरेजेस ऐसे एंजाइम जो क्या करें, किसी भी केमिकल कंपाउंड के को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये दोनों आपस में आइसोमर हैं, तो ऐसे एंजाइम को आइसोमरेजेस कहते हैं। द एंजाइम कॉज रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स वो होते हैं जो जिनका की केमिकल फॉर्मूला एक ही जैसा होता है लेकिन उनका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनको आइसोमर्स कहते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन दोनों का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो डिफरेंट होगा, उनको हम आइसोमरेज। बाकी केमिस्ट्री में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप आइसोमर्स क्या होते हैं और टॉटोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं। लाइएजेस, लाइगेजेस क्या काम, लाइएजेस क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, लाइगेजेस जोड़ने का काम करते हैं, इन्हीं को सिंथेसिस कहते हैं। द एंजाइम दैट कैटलाइज बॉन्डिंग ऑफ टू केमिकल्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी। तो ये लोग क्या करते हैं कि पायरुविक एसिड
कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी का यूज किया और इसने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को पायरुविक एसिड में ऐड कर दिया, है ना। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेजेस, है ना, ये एक तरह का लाइएज है। इसने कार्बन पायरुवेट को और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया और क्या बनाया, ऑक्सोलो एसिटिक एसिड बना दिया। तो इस तरह से ऐसे एंजाइम जो दो मॉलिक्यूल को क्या करें, ऐड करने का काम करें, लेकिन साथ में ही एनर्जी यूटिलाइज करें एटीपी के मॉलिक्यूल से, ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं, लाइएजेस कहते हैं। ठीक है। यस सर। अब आते हैं, ये नोट करके जो लिखा हुआ है ये सब नीट के क्वेश्चन, नीट के कॉन्सेप्ट में। एफिशिएंसी, द नंबर ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल चेंजेस per minute by a molecule or enzyme is called turnover number. Higher the turnover number, the more efficient enzyme. मतलब कि एक मिनट में कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को कितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेंज कर पा रहा है, वो इस एंजाइम की एफिशिएंसी होती है। अगर कोई भी एक एंजाइम, एग्जांपल के तौर पे कोई एंजाइम है, वो क्या कर रहा है कि एक मिनट पे 10 स्टार्च के मॉलिक्यूल को 10 स्टार्च के मॉलिक्यूल को कह सकते हैं 20 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ब्रेक कर रहा है ना, या ये कहें एक मिनट, 10 गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल को 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में चेंज कर रहा है, 20 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में चेंज कर रहा है। तो अभी क्या है, एक मिनट में काम कर रहा है। दूसरा एक आपके पास एंजाइम है, वो 100 गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल को एक ही मिनट में 200 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज कर पा रहा है। तो आप कहेंगे ये एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट, तो जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी वो ज्यादा एफिशिएंट। आप ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले, जो ये नोट के नीचे लिखे हुए हैं, आप देखेंगे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंजाइम से नीट के पेपर में एक्सक्लूसिव, तो वो सब यही पूछे गए मैक्सिमम क्वेश्चन, कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सबस्ट्रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। हीट सेंसिटिविटी, मोस्ट एंजाइम ऑपरेट ऑप्टिमली बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारे एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, और अगर हमारी बॉडी का एंजाइम हमारे बॉडी का टेम्परेचर गिर जाए तो भी एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में दोनों में हमारी डेथ हो सकती है। तो हमारे एंजाइम सबसे अच्छा काम करते हैं 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच, बॉडी टेम्परेचर। They become inactive at freezing temperature and denatured at 50 डिग्री सेंटीग्रेड to -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो +50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और -50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बीच में ये एंजाइम क्या होते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं इन टेम्परेचर। हाउएवर द थर्मल एल्गा एंड बैक्टीरिया आर एन एक्सेप्शन। लेकिन कुछ इनमें एक्सेप्शन है, थर्मल एल्गा और बैक्टीरिया। देयर एंजाइम रिमेन फंक्शनल इवन एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो थर्मल एल्गा और बैक्टीरिया होते हैं उनके एंजाइम 80 डिग्री में भी काम कर सकते हैं, जबकि हमारे आपके एंजाइम 55 के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। द एंजाइम ऑफ सीड एंड स्पोर्स also do not denature at 60 to 70 degrees। तो यहां पर एक्सेप्शन है, थर्मल एल्गा और सीड और स्पोर के एंजाइम। ये ऐसे एंजाइम है जो 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड में काम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एंजाइम 50 to 55 के बीच में काम करना बंद कर देते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, टेम्परेचर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा। The temperature at which the enzyme shows the highest activity are called optimum temperature. It is generally correspond to the body temperature of warm-blooded animal, like 37 degree centigrade in human being. The enzyme actively decreases below this level of temperature. तो हमारी आपकी बॉडी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर है, उस पे एंजाइम ऑप्टिमली काम करते हैं। इससे नीचे या इससे ऊपर पे एंजाइम की एक्टिविटीज कम हो जाती है। High temperature destroy the enzyme by causing their denaturation। तो हाई प्रोटीन हाई टेम्परेचर जो होता है 50 डिग्री के ऊपर, 50 डिग्री के ऊपर, वो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है, जिससे एंजाइम काम करना बंद कर देता है।
In between minimum and the maximum temperature, the reaction velocity doubles for every rise in 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 50 डिग्री में काम करना बंद कर दें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बॉडी टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए तो हमारे एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद जैसे 47 के बाद जैसे 50 आएगी वो काम करना बंद कर दें। तो एक मैक्सिमम लिमिट के पहले हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंजाइम कंसंट्रेशन। सर एक और बार बता दीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारे एंजाइम 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। इन दोनों रेंज के बीच, इससे जब भी 10 डिग्री ऐड किया जाएगा टेम्परेचर, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में एंजाइम जिस रेट से काम कर रहे होंगे उससे डबल रेट से काम करना शुरू करेंगे। मतलब कि एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन इसका जो अगला 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा 57 हो जाएगा, मतलब 50 क्रॉस कर जाएगी, तो एंजाइम काम करना बंद कर। तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम लिमिट के पहले हर 10 डिग्री में, हर 10 डिग्री में एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल होता है। ये इस बात को बनता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। मतलब अगर किसी का एंजाइम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि थर्मल एल्गा में एंजाइम 80 डिग्री तक काम करते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट थर्मल एल्गा की कितनी है, 80 है। तो मान लेते हैं कि जो थर्मल एल्गा पाए जाते हैं वो, अगर कोई थर्मल एल्गा 25 डिग्री सेंटीग्रेड में रह रहा है तो उसके एंजाइम की एक्टिविटी 35 डिग्री सेंटीग्रेड में डबल हो जाएगी, फिर से 45 में डबल हो जाएगी, 55 में फिर उसकी डबल हो जाएगी, 65 पे फिर उसकी डबल हो जाएगी, 75 पे फिर उसकी डबल हो जाएगी। लेकिन जैसे वो 80 क्रॉस करेगा, 85 पहुंचेगा, एंजाइम काम करना बंद कर देगा। आप समझ आया? सो एट एवरी डिग्री, आफ्टर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। यस सर। अब आते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। तो क्या होता है, द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन राइजेस with increase in the enzyme concentration up to a point। तो सैचुरेशन लिमिट तक जब तक हम इसका एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बियॉन्ड दिस इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन हैज लिटिल इफेक्ट। इसके बाद अगर आप एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, लिटिल इफेक्ट होगा, बहुत कम इफेक्ट होगा। तो पहले एंजाइम, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें हम जैसे जैसे एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा। तो एंजाइम का कंसंट्रेशन का ये इंपैक्ट है। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन क्या होगा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल फॉल, रिवर्स रिएक्शन कैन आल्सो स्टार्ट। तो क्या होगा, जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इकट्ठा होता है, अब इसका मतलब क्या समझो, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो क्या है, प्रोटीन को, तो हमारे पास 100 प्रोटीन के मॉलिक्यूल, हम प्रोटीन को ब्रेक कर रहे हैं एमिनो एसिड। तो ये 100 जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं ये 1 लाख एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा फाइनली। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को अभी हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक एंजाइम यूज किया, प्रोटीएजेस। तो अभी हमने इसके 10 मॉलिक्यूल यूज किए। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्या है, इस एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रिएक्शन की जो रफ्तार होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगेगी। लेकिन जैसे ये इसके इक्वल हो जाएगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल के इसके नंबर इक्वल हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के, तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पे एमिनो एसिड ज्यादा कलेक्ट एक्यूमुलेट होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे, तो क्या होगा, द फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन विल फॉल। तो धीरे धीरे रिएक्शन स्लो होने लगेगी।
और जब इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर। तो किसी भी रिएक्शन में Yes, sir. कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। अब आते हैं प्रोटीन पॉइजन, साइनाइड, एजाइड, आइडोसाइनाइड। ठीक है, ये सब जितने होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन पॉइजन के तरह काम करते हैं। हैवी मेटल दैट डिस्ट्रॉय द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम बाय आइदर कंबाइनिंग विद देम और कोफैक्टर। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन, ये पॉइजन्स वो होते हैं जो एंजाइम के प्रोटीन वाले पार्ट को ब्रेक कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम प्रोटीन पॉइजन कहते हैं। एग्जांपल जैसे साइनाइड। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो अब अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, मतलब पहले वाले एग्जांपल में अगर हम प्रोटीन का कंसंट्रेशन बनाते तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, है ना। दो वजह से, पहली बात तो ज्यादा सबस्ट्रेट होंगे, वो ज्यादा एंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बाइन करेंगे, ठीक है। और दूसरी खास बात क्या, हायर नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, द राइज इन वेलोसिटी ऑफ क्वाइट हाई इन बिगिनिंग बट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली। तो जैसे जैसे हम लोग क्या बढ़ेंगे, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन गिरने लगी। ठीक भाई, अब आते हैं, एक ग्राफ है, इसको बोलते हैं माइकलिस कांस्टेंट बोलते हैं, या माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो ये ग्राफ है क्या चीज और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है और इस एक्सिस में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वी मैक्स इस एंजाइम की मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं बिना एंजाइम के, है ना, यहाँ पे एंजाइम के, तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन स्लो बढ़ेगी। तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। लेकिन रिएक्शन विद एंजाइम, जब एंजाइम के साथ में रिएक्शन करेंगे तो इस तरह से पैराबोला टाइप का बनेगा। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी रिएक्शन की बढ़ती जाएगी, लेकिन मैक्सिमम एक वेलोसिटी अटेन करने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां पर अब देखो ये वी मैक्स और 0, इन दोनों के जो मिड का पार्ट होता है इसको 1/2 वी मैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये है माइकलिस मेंटिस क्या है, ग्राफ। ये ग्राफ बनाने के लिए स्कूल वाले पूछते हैं, है क्या चीज, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। इट इंडिकेट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ अचीव करेगा। Km generally lies between 10 to power minus 1 to 10 to power minus 6 mole. Km indicates the affinity of enzyme for its substrate. तो अब देखो क्या है, तो हमने इसके लिए एक टर्म यूज किया जहां पर V max अचीव हो जाता है, हाफ V max, मतलब कोई भी एंजाइम अपनी रिएक्शन की वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी अचीव कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जहां पे टच करता है उसको हम Km कहते हैं। Km क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस पे कोई भी एंजाइम अपनी मैक्सिमम रिएक्शन का 50% स्पेस अचीव कर ले उसको हम Km बोलते हैं। अब यहाँ पे वो मैकलिस मेंटिस कांस्टेंट ये कहता है जो Km होता है वो 10 to power minus 1 to 10 to power minus 6 मोल के बीच में, इसके सबस्ट्रेट के मोल के बीच में लाई करता है। Km इंडिकेट एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। Km ये बताता है कि जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम दोनों के बीच में कॉम्पेटिबिलिटी, दोनों के बीच में एफिनिटी कितनी ज्यादा है, मतलब कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए कितना एक्टिव है, कितना सेंसिटिव है। A high Km indicate low affinity while a low Km indicate high affinity। समझो बात, वो ये कह रहा है कि अगर कोई Km यहां पे आएगा तो इसका मतलब Vmax यहां पे होगी। तो उसने कहा कि अगर Km हाई है तो इसका मतलब इस एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी कम है, और उसने कहा कि अगर Km लो है इसका मतलब कि इस सबस्ट्रेट की अपने एंजाइम के साथ एफिनिटी ज्यादा है। तो Km को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकलिस मेंटिस कांस्टेंट कहते हैं।
एलोस्टैटिक एंजाइम डू नॉट शो टिपिकल मैकलीज-मेंटेज कांस्टेंट और बिहेवियर। तो जो एलोस्टैटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैकलीज, ये एक्सेप्शन है, मैकलीज-मेंटेज कांस्टेंट को फॉलो नहीं करते। सर एलोस्टैटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? एलोस्टैटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के साथ में उनका जो कंसंट्रेशन होता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बढ़ता जाएगा। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन उनका जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होता। ऐसे एंजाइम्स को हम एलोस्टैटिक एंजाइम्स कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी समझो। सर एक बार फिर से बता दीजिए, ग्राफ क्लियर नहीं हो रहा है। ये वाला ग्राफ क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं सर। बता देते हैं, देखो चलो, यहां पर क्या था कि किसी भी एक एंजाइम है, ये एंजाइम, इस एंजाइम का कंसंट्रेशन जब 100 हो जाएगा, है ना, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां पर कंसंट्रेशन क्या होगा, 100 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, मैक्सिमम, कुछ भी मान लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 10, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि किस कंसंट्रेशन में, सॉरी सबस्ट्रेट के, एक मिनट, ये हो गया सबस्ट्रेट। तो मैंने ये कहा कि सबस्ट्रेट के 100 मॉलिक्यूल पे, जब 100 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के होंगे तो एंजाइम की रिएक्शन होगी क्या, मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो कितना है, 100 मॉलिक्यूल। तो 100 मॉलिक्यूल में यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आधी कब होगी, 50% कब होगी, कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 50 नहीं होने चाहिए। तो जब सबस्ट्रेट के 50 मॉलिक्यूल होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो मैं कहूंगा जो 50 मॉलिक्यूल है वो क्या है, इस एंजाइम के लिए, उसके लिए हम लोग टर्म ये क्या यूज करेंगे, केएम। तो मैं कहूंगा केएम, मतलब केएम वो कंसंट्रेशन है, 50 वो कंसंट्रेशन है जिस पे इस एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 50%। तो इस टर्म को केएम कहते हैं। अब समझ आया? यस सर। अब देखो, तो वो ये कह रहा है मैकलीज मेंटेज कांस्टेंट, आखिर इसका मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि अगर केएम कम है किसी भी एंजाइम का, एक एंजाइम का केएम 40 है और दूसरे एंजाइम का केएम 50 है, तो इनमें से कौन एंजाइम ज्यादा अपने सबस्ट्रेट के लिए कंपैटिबल है, किसकी एफिनिटी ज्यादा है। तो मैं कहूंगा कि जिसका केएम 50 है वो ज्यादा इफिशिएंट एंजाइम है अपने सबस्ट्रेट के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी रेट ऑफ रिएक्शन का जो हाफ है वो पहले अचीव कर ले रहा है, इसलिए ज्यादा एफिशिएंट। मैं कहूंगा एक तीसरा एंजाइम है जिसका कि केएम 60 है, तो वो एंजाइम इस वाले एंजाइम के कंपैरिजन में क्या होगा, इस एंजाइम की लेस एफिनिटी होगी। तो इस एंजाइम के कंपैरिजन में इसकी ज्यादा एफिनिटी होगी और इसकी कम एफिनिटी होगी। ये इसका मतलब है, यही माइकलिस मेंटेज कांस्टेंट बताता है। तो देखो मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। दो एंजाइम, एक एंजाइम है पॉलीपेप्टाइडेजेस, ये भी प्रोटीन पे काम करता है। दूसरा क्या है, ट्रिप्सिन हो गया, ये भी प्रोटीन में काम करता है। लिप और ट्रिप्सिन, पेप्सिन हो गया, पेप्सिन भी प्रोटीन पे काम करता है। अब मैं कह रहा हूं कि पॉलीपेप्टाइडेजेस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, तो सबस्ट्रेट क्या है, प्रोटीन है। तो मैं कहता हूं कि इनमें से कौन सा एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट है। तो आप सीधे कह सकते हो कि जिसका केएम कम होगा वो एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के, और जिसका केएम ज्यादा होगा वो कम एफिशिएंट। तो हम केएम के बेसिस पे बता सकते हैं कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन एंजाइम ज्यादा कॉम्पेटेबल है, किसके अफिनिटी प्रोटीन के साथ ज्यादा है और किसकी अफिनिटी प्रोटीन के साथ कम। अब क्लियर हुआ? बोले भाई। यस सर। ठीक है, तो ये था माइकलिस मेंटेज कांस्टेंट। ये ग्राफ जरूर याद रखिएगा, ये आपसे नीट वाले तो नहीं पूछेंगे,
लेकिन आपके स्कूल वाले जरूर पूछेंगे, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। सर हाँ जी सर, तो मतलब केएम सबस्ट्रेट और एंजाइम की एफिनिटी बताता है। एग्जैक्टली केएम बताता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम कितने, दोनों के बीच में कितनी एफिनिटी, कॉम्पेटिबिलिटी कितनी, कितना पर्टिकुलर एंजाइम किसी अपने सबस्ट्रेट के लिए कितना बेहतर है, कितना कम बेहतर। हम प्रोटीन को बहुत सारे एंजाइम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट को बहुत सारे एंजाइम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम फैट को भी बहुत सारे एंजाइम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मुझे फैक्ट्री में यूज करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए होगा, अब मुझे लेदर का काम करता हूं मैं, तो मुझे एक एंजाइम चाहिए, तो लेदर बनाने के लिए मुझे एक प्रोटीएज चाहिए, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला वो एंजाइम में चूज करूंगा जिसका कि केएम कम होगा। क्लियर है? यस। मतलब कि मुझे 1 टन लेदर बनाने के लिए नॉर्मली 100 किलो एंजाइम चाहिए, लेकिन अगर बढ़िया केएम वाला एंजाइम, कम केएम वाला एंजाइम मिल जाएगा तो मेरा काम 25 किलो से ही चल जाएगा, तो मेरी कॉस्टिंग बच गई। दैट्स इट, ये इसका मतलब। इन द सेम वे ये 5 मार्कर में भी पूछा जाता है और 3 मार्कर का भी क्वेश्चन। सबसे ज्यादा पूरे इस एंजाइम वाले पार्ट में इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो कोई भी किसी भी रिएक्शन को करने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो बिना एंजाइम के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब कि मैंने क्या किया, एक रिएक्शन में करता हूं, तो वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन ये कहती है कि स्टार्च को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, स्टार्च को ब्रेक किया जा रहा है ग्लूकोज। बिना एंजाइम के अगर मैं स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक करूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है 1000 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ रही है, एग्जांपल के तौर। तो मैं ये कहूंगा कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा। मैंने क्या किया कि स्टार्च को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम यूज किया, और मैंने कहा कि ये मैं एक एंजाइम यूज करूंगा, और ये एंजाइम है क्या, कोई सा भी एंजाइम आप हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एंजाइम यूज करूंगा। अब मुझे 100 कैलोरी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं एंजाइम ऐड करूंगा, अब मेरी ये रिएक्शन 100 किलो कैलोरी में ही रिएक्शन हो जाएगी। तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। इसीलिए जब किसी भी रिएक्शन में एंजाइम ऐड कर दिए जाते हैं तो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होती है, बढ़ जाती है, और वो रिएक्शन कम एक्टिवेशन एनर्जी में काम करना स्टार्ट कर देती है। बोलो समझ आया? तो एंजाइम क्या करते हैं, दे डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफ के बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफ के इस तरफ क्या है, सबस्ट्रेट है, और एक्टिवेशन एनर्जी आ जाने के बाद सबस्ट्रेट किसमें ब्रेक हो जाता है, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांजिट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और एंजाइम रिएक्शन में ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। क्लियर है भाई? यस सर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि फॉर एग्जांपल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज रिक्वायर 3200 किलो कैलोरी एनर्जी, दिस इज लार्ज अमाउंट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय लिविंग सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने का काम करते हैं। तो बहुत सारी हमारी बॉडी की रिएक्शन है जो बिना एंजाइम की नहीं हो सकती, क्योंकि उन रिएक्शंस को करने के लिए जितनी एक्चुअल में एनर्जी चाहिए, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय रिएक्शन अचीविंग। तो ये क्यों कैसे करते हैं, तो डीएक्टिवेशन बाय टेकिंग रिएक्टेंट आउट ऑफ द सोल्यूशन स्टेट, और ये डिसॉल्व करने में काम करते हैं। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है ना, तो वो क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर लीजिए। ठीक है करता हूँ, डिसॉल्विंग और टेकिंग रिएक्टेंट आउट ऑफ सोल्यूशन, है ना।
तो ये क्या करता है, डिसोल्वेशन और टेकिंग आउट ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या करता है, रिएक्टेंट को सोल्यूशन से अलग करने का काम करता है। एंजाइम जाता है, रिएक्टेंट को अपने साथ ऐड कर लेता है, तो उसको सोल्यूशन से सेपरेट करने का काम करता है। पहला, एस्टेब्लिशिंग वीक बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, अपने साथ में रिएक्टेंट के साथ वीक बॉन्ड बना देता है। इट रिलीजेस द एनर्जी कॉल्ड बॉन्डिंग एनर्जी, और जब बॉन्ड बनाता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ब्रिंगिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्लोजर इन द रीजन ऑफ एक्टिव साइट एंजाइम। तो एंजाइम क्या करता है, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उनको आपके एक्टिव साइट के पास ले आता है, और क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन इन बॉन्ड्स। अब आपको ये बात जो पूरी समझ में आएगी, ये आगे एक एंजाइम ये रिएक्शन दे रखा है, ये देखो। तो एंजाइम क्या करता है, ये देखो, ये है। तो ये सबसे ज्यादा आज की डेट में एडवांस मॉडल है एंजाइम को, रिएक्शन को, एंजाइमेटिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला। इसको इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। तो ये एंजाइम वाला साइट हो गया। एंजाइम क्या करता है, अब यहाँ पर ये जो साइट है, ये जो गड्ढा जैसा दिख रहा है, इसको हम बटरेसिंग साइट कहते हैं। तो यहाँ पर आके सबस्ट्रेट, ठीक है, तो देखिए सबस्ट्रेट आके बटरेसिंग साइट में फिट हो जाता है। जैसे सबस्ट्रेट बटरेसिंग साइट में आता है, ये एंजाइम अपने शेप को चेंज करता है, और यहाँ पर एंजाइम की एक्टिव साइट में कुछ आपको जो चार्जेस दिख रहे हैं, इनको अट्रैक्टिव ग्रुप कहते हैं। अट्रैक्टिव ग्रुप क्या करते हैं, एंजाइम के साथ में एक टेम्परेरी बॉन्ड बना लेते हैं और एनर्जी को लीज करते हैं। नीचे की तरफ ये कैटालाइजिंग ग्रुप है, ये क्या करता है कि सबस्ट्रेट को ब्रेक करने का काम करता है। फिर क्या होता है, सबस्ट्रेट ब्रेक हो जाता है, इस तरह से टेम्परेरी अरेंजमेंट हो गया। फिर क्या होता है, सबस्ट्रेट ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस तरह से एंजाइम फंक्शन करता है हर एंजाइम के लिए, ठीक है। तो ये तो क्या, चलो पहले ये बताओ, इंड्यूस फिट मॉडल समझ में आया? बोलो भाई। एंजाइम ऐसे एक्शन करते हैं, फिर सबस्ट्रेट ब्रेक हो जाएगा कई सारे पार्ट में और इसे अलग हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसे एंजाइम के पास दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, तो इस तरह से सबस्ट्रेट को बुलाएगा, टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा, ब्रेक करेगा, छोड़ देगा, बुलाएगा, बॉन्ड टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा, ब्रेक करेगा, छोड़ देगा। इस तरह से एंजाइम रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होते, वो सबस्ट्रेट को लगातार ब्रेक करते रहते। बताइए, समझ आया? बोलो भाई, इंड्यूस फिट मॉडल। एक और मॉडल है, ये पुराना मॉडल है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक और की मॉडल ये कहता है कि ये हो गया क्या, सब एंजाइम, और ये हो गया सबस्ट्रेट। हर सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम होता है। तो वो ये कहता है कि जैसे हर ताले की अलग अलग चाबी होती है, हर लॉक की अलग अलग की होती है, वैसे हर सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। तो वहां पर क्या होता है, जो एक्टिव साइट का शेप होता है वो सबस्ट्रेट के शेप से मिल जाता है। फिर क्या होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट में आकर के सबस्ट्रेट ऐड हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं। फिर ये देखो, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया और एंजाइम अलग हो जाते हैं। इसको हम की एंड लॉक मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये भी की एंड लॉक मॉडल है, देखो, है ना, और प्रोडक्ट बन के अलग हो गया। लेकिन आज की डेट में जो एडवांस मॉडल है वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता। उसे बोला इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट ये कहता है कि पहले सबस्ट्रेट आता है, फिर जिस शेप का सबस्ट्रेट होता है उस शेप में अपने आप को एंजाइम चेंज कर लेता है और अपने कन्फॉर्मेशन को चेंज करता है, फिर रिएक्शन। बोलो भाई, किसी को ये जो मोड ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन है ना, इन दोनों मॉडल में कोई कंफ्यूजन हो पूछिए। इसी बात को ऊपर एक्सप्लेन किया गया है कि एंजाइम कैसे काम करते हैं। वही टेम्परेरी बॉन्ड, ब्रिंगिंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्लोजर टू द रीजन ऑफ एक्टिव साइट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन बॉन्ड्स, बॉन्ड बना लेते हैं, स्ट्रेन क्रिएट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। यही बात ऊपर लिखी। So this was all about the enzyme. This is all about the your biomodel. सर, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन इन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन क्रिएट करने का, ये देखो, इसका शेप ऐसा था, जब सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बने तो आगे की तरफ स्ट्रेन क्रिएट हुआ। इस स्ट्रेन क्रिएट हो जाने की वजह से एंजाइम का शेप चेंज हो गया। दैट्स इट। तो ये पीडीएफ वाला जो पार्ट है वो मैं निष्कर्ष जी को दे दे रहा हूँ, है ना, और आप उनसे ले लीजिएगा।
ठीक है, और इसको देखता हूँ, अगर मेरे पास हो तो मैं अभी उसको दे देता हूँ, वरना उनको मैं मेल कर देता हूँ, है ना। वेट, निष्कर जी आपको दे देंगे। और आपका बायोमोलिक्यूल मैंने कंप्लीट कर दिया। एंजाइम वाला अगर आपको सिर्फ स्कूल के लिए पढ़ना है तो आप एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ लीजिएगा, इंड्यूस फिट मॉडल पढ़, इंड्यूस फिट नहीं है आपके एनसीईआरटी, की एंड लॉक मॉडल है तो की एंड लॉक मॉडल पढ़ लीजिएगा। और जो मैंने बताया स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ वो पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नीट देना है तो आप ये नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपका एंजाइम से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, इस बात की मेरी गारंटी। और हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ये मान के चलिए कि ज़्यादा चांसेस होते हैं, 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन एंजाइम से ही पूछा जाता है। यही वो पार्ट है जिससे क्वेश्चन आता है। और बायोमोलिक्यूल से नीट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक क्वेश्चन आ सकता है या नहीं भी आ सकता। एक मिनट में देखता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं अभी निष्कर्ष जी को फॉरवर्ड कर देता हूँ सेम ये PDF। ठीक है, ये PDF मैं पूरी निष्कर्ष जी को भी फॉरवर्ड किए दे रहा हूँ, और मैं उनसे बोल देता हूँ वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, और आप एक बार उनको उनसे ले लेंगे। ये उनसे लेना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप उनको मांग लीजिएगा। ठीक है, मैंने उनको दे दिया है, आप उनको रिमाइंड करा के उनसे ले लेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन? अच्छा, स्ट्रेन का मीनिंग कोई, ठीक है, बताएं भाई, किसी को कोई भी प्रॉब्लम पूरे इस पार्ट में कहीं पे बताइए, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर योर बायोमोलिक्यूल चैप्टर, है ना। तो बायोमोलिक्यूल हमने कंप्लीट कर लिया, मींस मैंने आपका ये वाला जो पार्ट है यूनिट थर्ड, ये मैंने करवा दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, यूनिट सेकंड में हमने कुछ किया हुआ है क्या? एनिमल एनाटॉमी पढ़ा दिए क्या? नो सर। पढ़ा दिए? नो नो सर। अच्छा, और प्लांट एनाटॉमी? नो सर। नो सर। पक्का? हाँ यस सर, उसके बाद यूनिट 1 खत्म करने के बाद डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल्स वाले पार्ट पे सेल साइकिल में। अच्छा, यूनिट, अच्छा यूनिट फर्स्ट के बाद सीधे हम लोगों ने सेल साइकिल स्टार्ट किया है। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। यूनिट सेकंड में इसमें जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो हम लोग यही वाला काम करेंगे, ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। एक मिनट होल्ड करना। तो देखो फिर अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा होगा ठीक। तो आप बायोमोलिक्यूल पढ़िएगा घर जाकर के। और लेकिन आपके स्कूल में क्वेश्चन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, ज़्यादा क्या ऑलमोस्ट ना के बराबर इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है ना। लेकिन ठीक है, अगर आपका एंजाइम वाला पार्ट क्लियर तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, या कई बार वो एग्जांपल पूछे गए जो मैंने आपको बताया सेकेंडरी मेटाबोलाइट के, इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, कौन सा प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं।
एपोजाइम क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाता है